नमस्कार। आज जरा गहराई से समझते हैं भारतीय कैपिटल मार्केट्स और मर्चेंट बैंकिंग की दुनिया को। नमस्कार। हमारे पास NISM सीरीज आई मर्चेंट बैंकिंग स्टडी मटेरियल के कुछ हिस्से हैं और हमारा मकसद है इसमें से काम की बातें निकालना। हाँ, बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि इस जटिल विषय को थोड़ा आसान बनाया जाए, है ना? खासकर ये समझने में कि ये बाजार चलता कैसे है और इसमें मर्चेंट बैंकर का रोल क्या है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कैपिटल मार्केट अर्थव्यवस्था के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो कैपिटल मार्केट वो जगह है जहां मतलब जिनके पास पैसा है यानी बचत करता, हाँ, वो उसे उन लोगों या कंपनियों तक पहुंचाते हैं जिन्हें पैसे की जरूरत है निवेश के लिए। अच्छा। ये कंपनियों को अपना कारोबार बढ़ाने, नई टेक्नोलॉजी लाने या फिर नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए फंड्स मुहैया कराता है और इससे जाहिर है देश की आर्थिक तरक्की को रफ्तार मिलती है। सही। अच्छा, और ये मार्केट काम कैसे करता है? मतलब सुना है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट होते हैं, ये क्या चीज है? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए, प्राइमरी मार्केट वो है जहां कंपनी पहली बार अपने शेयर्स या बॉन्ड्स सीधे निवेशकों को बेचती है। पहली बार, जैसे IPO? हाँ बिल्कुल, जैसे IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए एक कंपनी के लिए पैसा जुटाने का आप कह सकते हैं सीधा तरीका है। और सेकेंडरी मार्केट वो क्या है फिर? सेकेंडरी मार्केट वो है जहां एक बार जारी हो चुके शेयर्स या बॉन्ड्स, अच्छा, जो पहले बिक चुके हैं। हाँ, वो निवेशकों के बीच आपस में खरीदे बेचे जाते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर। ओके। इससे क्या होता है कि अगर किसी ने शेयर्स खरीदे हैं और उसे मान लीजिए पैसों की जरूरत है, तो वो आसानी से उसे बेच सकता है। हाँ, लिक्विडिटी जिसे कहते हैं। बिल्कुल, इसे लिक्विडिटी कहते हैं। इसमें स्टॉक एक्सचेंज तो है ही, साथ में OTC यानी ओवर द काउंटर मार्केट भी शामिल है। OTC? हाँ, ओवर द काउंटर, जहां सौदे सीधे दो पार्टियों के बीच होते हैं, एक्सचेंज के जरिए नहीं। ठीक है, मतलब प्राइमरी मार्केट में कंपनी पैसा उठाती है और सेकेंडरी मार्केट में हम आप जैसे निवेशक आपस में ट्रेडिंग करते हैं। समझ गई। सही। अब सवाल ये कि निवेशक पैसा लगा कहाँ सकते हैं, क्या क्या विकल्प हैं? मतलब प्रोडक्ट्स क्या हैं मार्केट में? देखिए, विकल्प तो कई हैं। सबसे आम जो सब जानते हैं वो है इक्विटी शेयर्स, यानी कंपनी में हिस्सेदारी। हाँ, इक्विटी शेयर्स का मतलब है कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना। आप कंपनी के मुनाफे और हाँ नुकसान में भी हिस्सेदार बन जाते हैं। और अगर किसी को थोड़ा कम रिस्क चाहिए, कुछ सेफ ऑप्शन? उनके लिए प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं या फिर डिबेंचर या बॉन्ड्स। प्रेफरेंस शेयर्स, इनमें क्या खास है? प्रेफरेंस शेयर्स में क्या है कि डिविडेंड मिलने और कंपनी बंद होने पर पैसा वापस मिलने में इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले हक मिलता है, थोड़ा सुरक्षित। अच्छा, और बॉन्ड्स? किसी संपत्ति से सुरक्षित यानी सिक्योर्ड होते हैं। हाँ, सुना है सिक्योर्ड बॉन्ड्स। हाँ, और इनकी क्रेडिट रेटिंग भी होती है, जिससे निवेशक को जोखिम का अंदाजा लग जाता है। अच्छा, ये कन्वर्टेबल्स और वारंट्स भी कुछ होते हैं, ये क्या है? हाँ, कन्वर्टेबल्स बड़े दिलचस्प होते हैं। ये ऐसे डिबेंचर या बॉन्ड हैं जिन्हें बाद में कंपनी के इक्विटी शेयर्स में बदला जा सकता है। ओह, मतलब बॉन्ड्स से शुरू करके शेयर होल्डर बन सकते हैं। बिल्कुल। और वारंट्स वो आपको भविष्य में एक तय कीमत पर शेयर खरीदने का अधिकार देते हैं। अधिकार मतलब खरीदना जरूरी नहीं? नहीं, खरीदना जरूरी नहीं, बस एक ऑप्शन मिलता है। और हाँ, म्यूचुअल फंड्स तो हैं ही, वो तो बहुत लोकप्रिय हैं। हाँ, वो तो है, कई लोगों का पैसा एक जगह। सही, कई लोगों का पैसा इकट्ठा करके प्रोफेशनल फंड मैनेजर उसे अलग अलग शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह में निवेश करते हैं। डेरिवेटिव्स का नाम भी काफी सुना है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, ये क्या भलाई, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। हाँ, डेरिवेटिव्स थोड़े जटिल होते हैं, सही कहा आपने। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनकी कीमत किसी और चीज, जिसे अंडरलाइंग एसेट कहते हैं, उसकी कीमत पर निर्भर करती है। जैसे अंडरलाइंग एसेट मतलब? जैसे किसी शेयर की कीमत या शेयर बाजार के इंडेक्स की या सोने की या डॉलर की कीमत। अच्छा। तो फ्यूचर्स में क्या होता है कि आप भविष्य की किसी तारीख पर एक तय कीमत में वो अंडरलाइंग एसेट खरीदने या बेचने का पक्का सौदा आज ही कर लेते हैं। पक्का सौदा? हाँ, मतलब पूरा करना ही पड़ेगा। जबकि ऑप्शंस आपको खरीदने का अधिकार, जिसे कॉल ऑप्शन कहते हैं, या बेचने का अधिकार, पुट ऑप्शन, देते हैं। अधिकार मतलब यहाँ मजबूरी नहीं? बिल्कुल, यहाँ खरीदने या बेचने की मजबूरी नहीं होती, बस अधिकार मिलता है। इनमें रिस्क काफी ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। ज्यादातर अनुभवी निवेशकों के लिए है ये। समझ गई। तो ये तो हुई बाजार की संरचना और प्रोडक्ट्स की बात। अब आते हैं इसके किरदारों पर। कौन है वो लोग जो इस बाजार को चलाते हैं? मतलब प्लेयर्स कौन कौन है? देखिए, मुख्य रूप से 3 तरह के खिलाड़ी हैं। पहला,
जारीकर्ता यानी इशुअर। इशुअर यानी कंपनी। हाँ, वो कंपनी या संस्था जिसे पैसा चाहिए और वो शेयर्स या बॉन्ड्स जारी कर रही है। ठीक है। दूसरा निवेशक यानी इन्वेस्टर। हम जैसे लोग, रिटेल इन्वेस्टर्स। हाँ, आप और मुझ जैसे आम लोग जिन्हें रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या RIIs कहते हैं। और फिर बड़ी संस्थाएं भी होती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, बैंक, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी FPIs। इन्हें QIBs कहते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। QIBs। और एक NIIs भी सुना है। हाँ, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, NIIs। ये रिटेल और QIBs के बीच की श्रेणी है। बड़े निवेशक, लेकिन QIB जितने बड़े नहीं। ओके, तो इशुअर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, और तीसरा कौन? तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है मध्यस्थ यानी इंटरमीडियरीज। मध्यस्थ, बिचौलिए। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं ये बाजार को ठीक से सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। ये जारीकर्ता और निवेशक के बीच सेतु का काम करते हैं। और इनमें सबसे अहम कौन है? इनमें सबसे अहम है मर्चेंट बैंकर, जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हाँ, मर्चेंट बैंकर, इनका काम क्या होता है? ठीक, क्या करते हैं ये लोग? मर्चेंट बैंकर असल में कंपनियों के सलाहकार और मैनेजर होते हैं, खासकर तब जब वो पूंजी जुटा रही होती हैं। मतलब IPO वगैरह लाते समय? हाँ बिल्कुल, वो IPO या FPO या राइट्स इशू लाने में कंपनी की पूरी मदद करते हैं। सलाह देने से लेकर सारे नियम कानून का पालन करवाने तक, इशू की मार्केटिंग करना, उसे सफल बनाना, ये सब उनकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, तो ये सेबी से रजिस्टर्ड होते होंगे? हाँ बिल्कुल, उन्हें सेबी से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। उनके बिना पब्लिक इशू लाना मुमकिन नहीं। इनके अलावा और कौन से मध्यस्थ जरूरी है? और भी कई हैं, जैसे आपने डीमैट अकाउंट सुना होगा। हाँ, शेयर्स रखने के लिए। वो डीमैट सेवाएं डिपॉजिटरी देते हैं, जैसे NSDL और CDSL। फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, जिनके जरिए हम डिपॉजिटरी की सेवाएं लेते हैं, जैसे हमारा ब्रोकर। अच्छा। फिर रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट यानी RTA होते हैं। ये निवेशकों का रिकॉर्ड रखते हैं, शेयर अलॉटमेंट, डिविडेंड पेमेंट, रिफंड वगैरह का काम देखते हैं। RTA, हाँ, इनका नाम सुना है। और अंडरराइटर भी होते हैं। अंडरराइटर, वो क्या करते हैं? अंडरराइटर एक तरह से गारंटी देते हैं, अगर इशू पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ, मतलब सारे शेयर नहीं बिके, तो वो बचे हुए शेयर्स खरीदने का वादा करते हैं। इससे कंपनी को तसल्ली रहती है। ओह, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। बिल्कुल, ये सब मिलकर बाजार को चलाते हैं। इतने सारे लोग और इतनी सारी प्रक्रियाएं, जाहिर है कि इन सब पर नजर रखने और नियम बनाने वाला भी कोई होगा। रेगुलेटर कौन है? बिल्कुल, भारत में शेयर बाजार का मुख्य रेगुलेटर है सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी? हाँ, सेबी। इसका मुख्य काम है निवेशकों के हितों की रक्षा करना, बाजार को विकसित करना और सही ढंग से रेगुलेट करना। ये सुनिश्चित करना कि कोई धोखाधड़ी ना हो, बाजार में पारदर्शिता बनी रहे। क्या और भी रेगुलेटर्स हैं या सिर्फ सेबी ही सब कुछ देखता है? नहीं, कुछ और भी हैं जिनका रोल आता है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। RBI? बैंकों वाला? हाँ वही। RBI बॉन्ड मार्केट, मुद्रा बाजार, मनी मार्केट और बैंकों पर तो नजर रखता ही है, साथ ही विदेशी मुद्रा से जुड़े मामले FEMA के तहत वो भी देखता है। अच्छा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स यानी MCA है, जो कंपनी कानून, कंपनीज एक्ट को देखता है। ओके। बीमा कंपनियों के लिए IRDA है और पेंशन फंड्स के लिए PFRDA। लेकिन हाँ, जब बात शेयर बाजार, IPO, म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंकर की आती है, तो सेबी ही मुख्य नियामक है। ठीक है, चलिए अब मर्चेंट बैंकिंग को थोड़ा और नजदीक से देखते हैं। ये मर्चेंट बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक में क्या फर्क है? अक्सर ये शब्द एक साथ सुनाई देते हैं, कंफ्यूजन होता है थोड़ा। हाँ, ये कंफ्यूजन होता है। देखिए, पारंपरिक तौर पर अगर देखें तो मर्चेंट बैंक ज्यादातर फीस आधारित सलाह देने का काम करते थे। फीस आधारित मतलब वो अपनी सलाह या सेवाओं के लिए फीस लेते थे। जैसे कंपनी को IPO लाने में मदद की तो उसकी फीस ली। और ये आम लोगों से डिपॉजिट स्वीकार नहीं करते, जैसे कमर्शियल बैंक करते हैं। अच्छा, डिपॉजिट नहीं लेते। हाँ, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट बैंक शब्द खासकर अमेरिका में ज्यादा व्यापक है। इसमें सलाह देने के साथ साथ वो बैंक अपने खुद के पैसे से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जिसे प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कहते हैं। अपने पैसे से ट्रेडिंग? हाँ, या फिर बाजार में खरीद बिक्री को आसान बनाना, मार्केट मेकिंग। उनका दायरा थोड़ा बड़ा होता है। हालांकि अब ग्लोबलाइजेशन के बाद खासकर भारत जैसे देशों में ये फर्क काफी हद तक धुंधला हो गया। यहाँ मर्चेंट बैंक का भी कई तरह की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेवाएं देते हैं। भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये कॉन्सेप्ट कब आया? भारत में इसकी शुरुआत कह सकते हैं 60-70 के दशक में हुई। पहले कुछ विदेशी बैंकों ने, जैसे ग्रिंडल्स बैंक, सिटी बैंक ने ये सेवाएं देनी शुरू की। विदेशी बैंकों ने? हाँ। फिर 1972 में एक बैंकिंग आयोग की रिपोर्ट आई,
जिसके बाद हमारे अपने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया और वित्तीय संस्थानों जैसे आईसीआईसीआई ने 1973 में अपने मर्चेंट बैंकिंग डिविजन्स खोले। अच्छा, तो सरकारी बैंकों ने भी शुरू किया। बिल्कुल, लेकिन असली तेजी तो आई 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद। हाँ, लिबरलाइजेशन के बाद। हाँ, तब बाजार खुला, कंपनियों को ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी और मर्चेंट बैंकों का काम भी सिर्फ इशू मैनेजमेंट तक सीमित नहीं रहा। वो एमएनए यानी विलय अधिग्रहण, कंपनियों का वैल्यूएशन, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, ऐसी कई और सेवाएं देने लगे। आज एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, जो 1986 में बना, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 1995 जैसे बड़े और स्थापित खिलाड़ी इस फील्ड में हैं। तो आज के ज़माने में मान लीजिए कोई कंपनी प्राइवेट इक्विटी से फंड जुटा रही है या आईपीओ ला रही है, तो मर्चेंट बैंकर की भूमिका क्या होती है? क्या क्या करते हैं वो? देखिए, दोनों ही स्थितियों में मर्चेंट बैंकर का रोल बहुत बहुत अहम होता है। अगर प्राइवेट इक्विटी डील की बात करें, हाँ, प्राइवेट इक्विटी में क्या करते हैं? तो वहां मर्चेंट बैंकर कंपनी को अपना ग्रोथ प्लान तैयार करने में मदद करते हैं। वो ये तय करते हैं कि डील की संरचना कैसी हो, मतलब निवेशक को इक्विटी मिलेगी या कन्वर्टेबल मिलेगा वगैरह। वैल्यूएशन भी वही करते हैं? हाँ, कंपनी की प्री मनी वैल्यूएशन यानी पैसा लगने से पहले कंपनी की कीमत क्या है, ये तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। वो ऑफर डॉक्यूमेंट तैयार करवाते हैं, निवेशकों के लिए जानकारी जुटाते हैं, पूरी बातचीत की प्रक्रिया, ड्यू डिलिजेंस सबको मैनेज करते हैं। बाप रे, काफी काम है। बिल्कुल, पूरी डील को शुरू से आखिर तक लेके जाते हैं। और आईपीओ या एफपीओ जैसे पब्लिक इशू में? पब्लिक इशू में तो मर्चेंट बैंकर, जिन्हें लीड मैनेजर भी कहते हैं, समझिए कि पूरी गाड़ी के ड्राइवर होते हैं। ड्राइवर मतलब सब कुछ वही संभालते हैं? हाँ, एक तरह से वो कंपनी के विशेषज्ञ सलाहकार होते हैं। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कंपनी पर ड्यू डिलिजेंस करना। ड्यू डिलिजेंस, ये शब्द बार बार आ रहा है, मतलब ठीक से जांच पड़ताल करना। बिल्कुल, ये पक्का करना कि ऑफर डॉक्यूमेंट में कंपनी के बारे में जो भी जानकारी दी जा रही है वो सब सही, पूरी और निष्पक्ष हो, कुछ छुपाया न गया हो। यानी निवेशकों के प्रति भी उनकी जिम्मेदारी है, धोखा ना हो उनके साथ। 100%। वो एक तरह से फिड्यूशरी कैपेसिटी में काम करते हैं, यानी निवेशकों के भरोसेमंद प्रतिनिधि के तौर पर। उन्हें ये सुनिश्चित करना होता है कि सारे नियमों का, खासकर सेबी के नियमों का, कड़ाई से पालन हो। और कोऑर्डिनेशन? हाँ, वो इवेंट मैनेजर और कोऑर्डिनेटर भी होते हैं। विज्ञापन एजेंसियों से लेकर रजिस्ट्रार, बैंकर, अंडरराइटर, ऑडिटर, वकील, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, सबके साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। अच्छा, सेबी और कंपनी के बीच भी वही इंटरफेस होते हैं? हाँ, वो सेबी और जारीकर्ता कंपनी के बीच एक महत्वपूर्ण पुल का काम करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट सभी को जमा करवाना, उनके सवालों के जवाब देना, ये सब लीड मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। ये ड्यू डिलिजेंस वाला काम सुनने में बड़ा संजीदा लगता है। मतलब मर्चेंट बैंकर को कंपनी की पूरी कुंडली खंगालनी होती है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। ये उनकी सबसे बड़ी और सबसे अहम जिम्मेदारियों में से एक है। सेबी रेगुलेशन 24 और शेड्यूल वीआई इसी के बारे में है। अच्छा, इसके लिए अलग से नियम है? हाँ, उन्हें ये पक्का करना होता है कि ऑफर डॉक्यूमेंट में जो भी डिस्क्लोजर यानी खुलासे किए गए हैं वो सही हैं, निष्पक्ष हैं और पर्याप्त हैं। उन्हें अपना स्वतंत्र पेशेवर निर्णय लेना होता है। इसमें मदद कौन करता है उनकी? अकेले तो नहीं कर सकते होंगे? नहीं, अकेले नहीं, वो कानूनी सलाहकारों और ऑडिटरों की मदद लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लीड मैनेजर की ही रहती है। उन्हें सारे समझौते, रिपोर्ट, सहमति पत्र, सबका रिकॉर्ड भी रखना होता है। सोचिए, अगर गलत या अधूरी जानकारी के आधार पर लोगों ने पैसा लगा दिया तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी कदम है। जाहिर है, इतने महत्वपूर्ण काम के लिए नियम कानून भी कड़े होंगे। मर्चेंट बैंकरों को किन मुख्य रेगुलेशंस का ध्यान रखना पड़ता है? आपने कुछ के नाम लिए थे। हाँ, नियम तो बहुत हैं और बहुत जरूरी भी हैं। देखिए, सबसे पहले तो सेबी एक्ट 1992 है। ये सेबी को शक्तियां देता है, मध्यस्थों का रजिस्ट्रेशन करता है और नियम तोड़ने पर सजा का प्रावधान भी करता है। जैसे जानकारी ना देने पर, निवेशक शिकायतें हल ना करने पर, या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग या धोखाधड़ी पर। अच्छा, सजा भी है? बिल्कुल। और सेबी के फैसलों के खिलाफ अपील के लिए सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल यानी सैट भी है। ओके, और फिर है SCRA यानी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956। ये बहुत पुराना और बुनियादी कानून है। ये प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज की परिभाषा देता है, जिसमें शेयर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव सब आते हैं। स्टॉक एक्सचेंजों को रेगुलेट करता है, लिस्टिंग की जरूरतें तय करता है। और इशू लाने से जुड़े नियम वो कौन से रेगुलेशन में है?
उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2018। इन्हें शॉर्ट में आईसीडीआर रेगुलेशंस कहते हैं। ICDR। हाँ, इसी में पब्लिक इशू, राइट्स इशू, क्यूआईपी, आईडीआर वगैरह लाने की शर्तें, पात्रता, क्या क्या जानकारी देनी होगी यानी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ये सब कुछ विस्तार से दिया गया है। और लिस्ट होने के बाद? लिस्ट होने के बाद कंपनियों को लगातार नियमों का पालन करना होता है। उसके लिए हैं सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015 यानी LODR। LODR, ठीक है। ये बहुत जरूरी हैं। आपने इनसाइडर ट्रेडिंग और टेकओवर का भी जिक्र किया था। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015 का मकसद है बाजार की इंटीग्रिटी बनाए रखना। यह सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी की अंदरूनी जानकारी, जिसे UPSI कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके कोई गलत तरीके से मुनाफा ना कमाए। UPSI? अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। हम इस पर अभी और बात करेंगे। ठीक है। और टेकओवर वाला? वो है सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स रेगुलेशंस 2011, जिसे टेकओवर कोड भी कहते हैं। यह छोटे शेयरधारकों के हितों की रक्षा करता है जब कोई एक निवेशक या ग्रुप कंपनी में बड़ा हिस्सा या कंट्रोल खरीदता है। इनके अलावा भी कुछ है? हाँ, इनके अलावा कंपनी एक्ट 2013, फेमा, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, PMLA 2002 मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए, फिर अलग अलग मध्यस्थों के लिए सेबी के रेगुलेशंस, REITs, इनविट्स के नियम, बायबैक, डीलिस्टिंग, लिस्ट काफी लंबी है। बाप रे, काफी रेगुलेटेड स्पेस है ये तो। बिल्कुल, होना भी चाहिए। अच्छा, ये इनसाइडर ट्रेडिंग वाली बात थोड़ी और समझाएंगे। ये UPSI यानी अंदरूनी जानकारी ठीक क्या होती है और इनसाइडर कौन माना जाता है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। UPSI का मतलब है कोई भी ऐसी खास जानकारी जो अभी पब्लिक नहीं हुई है, मतलब आम निवेशकों को पता नहीं है, लेकिन अगर वो जानकारी बाहर आ जाए तो कंपनी के शेयर की कीमत पर अच्छा खासा असर डाल सकती है। जैसे कि? क्या हो सकती है ऐसी जानकारी? जैसे कंपनी के आने वाले तिमाहिया सालाना वित्तीय नतीजे, डिविडेंड की घोषणा, कोई बड़ा मर्जर या एक्विजिशन होने वाला हो, कंपनी को कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हो, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया हो, मैनेजमेंट में कोई बड़ा फेरबदल जैसे CEO का बदलना, ये सब UPSI हो सकती हैं। अच्छा। और इनसाइडर कौन हुआ फिर? सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर और टॉप मैनेजमेंट? नहीं, दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इनसाइडर मतलब कोई भी व्यक्ति जो कनेक्टेड पर्सन है। इसमें डायरेक्टर, कर्मचारी, उनके करीबी रिश्तेदार तो आते ही हैं। रिश्तेदार भी? हाँ, करीबी रिश्तेदार। साथ ही वो लोग भी शामिल हैं जो कंपनी के साथ किसी न किसी तरह जुड़े हैं या जुड़ सकते हैं और जिन्हें ये जानकारी मिल सकती है, जैसे कंपनी के वकील, ऑडिटर, बैंकर, कंसल्टेंट, सलाहकार। मतलब कोई भी जिसके पास वो जानकारी पहुंच सकती है। बिल्कुल। या फिर कोई भी व्यक्ति जिसके पास UPSI है, चाहे वो कनेक्टेड पर्सन हो या ना हो, अगर किसी तरह उसे वो जानकारी मिल गई तो वो भी इनसाइडर माना जाएगा उस जानकारी के संबंध में। तो नियम क्या कहता है? इनसाइडर क्या नहीं कर सकता? नियम साफ तौर पर 2 चीजें मना करता है। पहला, अगर आपके पास UPSI है तो आप उस जानकारी के आधार पर उस कंपनी के शेयर खरीद या बेच नहीं सकते। दूसरा, आप वो UPSI किसी और को बता या शेयर नहीं कर सकते जब तक कि कोई वैध कारण या कानूनी बाध्यता ना हो। यानी ना खुद ट्रेड करना है, ना किसी और को टिप देनी है। सही। कंपनियों को इसके लिए कड़े नियम बनाने पड़ते हैं, जैसे कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर एंड कंडक्ट बनाना, चाइनीज वॉल्स बनानी होती हैं। चाइनीज वॉल्स मतलब कंपनी के अंदर ऐसे सिस्टम बनाना जिससे एक डिपार्टमेंट की संवेदनशील जानकारी दूसरे डिपार्टमेंट तक ना पहुंचे जहां उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम और ट्रेडिंग टीम के बीच। अच्छा, जानकारी का फ्लो रोकना। हाँ, और आजकल तो डिजिटल डेटाबेस भी मेंटेन करना होता है कि UPSI किस किस के साथ और क्यों साझा की गई। काफी सख्त नियम है। अच्छा, अब टेकओवर कोड पर आते हैं। हाँ। आपने कहा था ये छोटे शेयर धारकों की सुरक्षा के लिए है। हाँ। कैसे? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ, इसका फंडा ये है कि अगर कोई व्यक्ति या ग्रुप, जिसे एक्वायरर कहते हैं, किसी लिस्टेड कंपनी में इतने शेयर खरीदता है कि उसका वोटिंग अधिकार 25% या उससे ज्यादा हो जाए, या फिर वो कंपनी का कंट्रोल हासिल कर ले। कंट्रोल मतलब मैनेजमेंट कंट्रोल? हाँ, मैनेजमेंट कंट्रोल या पॉलिसी डिसीजन लेने का अधिकार। तो ऐसी सूरत में उस एक्वायरर को कंपनी के बाकी शेयरधारकों को भी एक ऑफर देना पड़ता है कि वो चाहें तो अपने शेयर भी उसी कीमत पर बेच सकते हैं। इसे ओपन ऑफर कहते हैं। अच्छा, ताकि सबको बराबर मौका मिले। बिल्कुल। ताकि ऐसा ना हो कि प्रमोटर या बड़े निवेशक तो अपना हिस्सा ऊंचे दाम पे एक्वायरर को बेचकर निकल जाएं और छोटे निवेशक देखते रह जाएं या उन्हें कम दाम मिले।
ये फेयर ट्रीटमेंट सुनिश्चित करता है। इसमें मर्चेंट बैंकर का क्या रोल है? इसमें भी मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति अनिवार्य है। वो पूरी प्रक्रिया को मैनेज करते हैं, पब्लिक घोषणा करना, डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट, डीपीएस जारी करना, सेबी को बताना, शेयर होल्डर्स को लेटर ऑफ ऑफर भेजना, पैसे के लिए एस्क्रो अकाउंट बनवाना, ये सब। क्या हमेशा ओपन ऑफर देना पड़ता है? कोई छूट भी है? हाँ, कुछ स्थितियों में छूट मिलती है, जैसे अगर परिवार के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, या राइट्स इशू के तहत शेयर मिल रहे हैं, या कंपनी खुद बायबैक कर रही है। कुछ और भी कंडीशंस हैं। ठीक है, समझ गया। चलिए वापस इशू मैनेजमेंट पर आते हैं। अगर किसी कंपनी को आईपीओ लाना है तो क्या शर्तें पूरी करनी होती हैं? क्या हर कोई आईपीओ ला सकता है? नहीं, हर कोई नहीं। सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 6 में इसकी पात्रता यानी एलिजिबिलिटी शर्तें दी गई हैं। कुछ मुख्य शर्तें हैं। हाँ, बताइए। जैसे कंपनी की नेट टेंजिबल एसेट्स पिछले 3 साल में हर साल कम से कम 3 करोड़ रुपए होनी चाहिए। नेट टेंजिबल एसेट्स। हाँ, मतलब फिक्स्ड एसेट्स वगैरह, इंटेंजिबल एसेट्स को हटाकर। दूसरी शर्त, पिछले 3 पूरे सालों में से हर साल उसका औसत ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम से कम 15 करोड़ रुपए होना चाहिए। पिछले 3 साल का औसत 15 करोड़। हाँ, औसत प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और तीसरे, पिछले 3 सालों में हर साल उसकी नेटवर्थ कम से कम 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। ये तो काफी बड़ी शर्तें हैं। हाँ, ये मुख्य रास्ता है। इसके अलावा और भी तरीके हैं आईपीओ लाने के, अगर ये शर्तें पूरी ना हो, लेकिन उनमें नियम और कड़े हैं। साथ ही ये भी जरूरी है कि कंपनी या उसके प्रमोटर या डायरेक्टर सेबी द्वारा प्रतिबंधित ना हो, या विलफुल डिफॉल्टर या फ्रॉडुलेंट बोरोवर घोषित ना हो। अच्छा, और ड्यू डिलिजेंस की बात हमने की थी, वो यहाँ कैसे फिट होती है? ड्यू डिलिजेंस तो इशू प्रोसेस का दिल है। रेगुलेशन 24 और शेड्यूल 6 में लीड मैनेजर की जिम्मेदारियां बताई गई हैं। उन्हें ये सर्टिफिकेट देना होता है कि उन्होंने पूरी जांच पड़ताल कर ली है और ऑफर डॉक्यूमेंट में सब कुछ सही और पूरा है। और इशू की कीमत कैसे तय होती है? ये बुक बिल्डिंग क्या चीज है, आपने बताया था। हाँ, कीमत तय करने के 2 मुख्य तरीके हैं। एक है फिक्स्ड प्राइस इशू। इसमें कंपनी और मर्चेंट बैंकर मिलकर पहले ही एक कीमत तय कर लेते हैं और प्रोस्पेक्टस में बता देते हैं। निवेशक उसी कीमत पर अप्लाई करते हैं। और दूसरा, बुक बिल्डिंग। दूसरा तरीका, जो आजकल ज्यादातर बड़े इश्यूज में इस्तेमाल होता है, वो है बुक बिल्डिंग। इसमें एक फिक्स्ड कीमत की जगह एक प्राइस बैंड दिया जाता है। प्राइस बैंड मतलब एक रेंज? हाँ, एक फ्लोर प्राइस न्यूनतम कीमत और एक कैप प्राइस अधिकतम कीमत। और कैप प्राइस फ्लोर प्राइस के 120% से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे 100 से 120 रुपए। बिल्कुल। फिर इश्यू खुलता है और निवेशक इस बैंड के अंदर अपनी बोलियां लगाते हैं कि वो किस कीमत पर कितने शेयर खरीदना चाहेंगे। तो कीमत तय कैसे होती है आखिर में? बोलियां आने के बाद मर्चेंट बैंकर देखते हैं कि किस कीमत पर इशू पूरा सब्सक्राइब हो रहा है। डिमांड सप्लाई के आधार पर एक कट ऑफ कीमत तय की जाती है। जिन निवेशकों ने उस कट ऑफ कीमत या उससे ज्यादा पर बोली लगाई होती है, उन्हें शेयर अलॉट होते हैं। ये सिस्टम ज्यादा बेहतर लगता है कीमत खोजने के लिए। हाँ, माना जाता है कि इससे कीमत का बेहतर अंदाजा लगता है। भारत में ओपन बुक बिल्डिंग सिस्टम चलता है, मतलब बोलियों की जानकारी दिखती रहती है। अच्छा, क्या रिटेल निवेशकों को कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है? हाँ, रेगुलेशंस के तहत रिटेल निवेशकों और कंपनी के कर्मचारियों को कट ऑफ कीमत पर 10% तक का डिस्काउंट दिया जा सकता है। एंकर निवेशक का भी जिक्र आता है, वो कौन होते हैं और उनका क्या रोल है? एंकर निवेशक बड़े क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIBs होते हैं, जैसे बड़े म्यूचुअल फंड या FPIs। इशू आम जनता के लिए खुलने से ठीक 1 दिन पहले वो एक तय कीमत पर इशू के एक बड़े हिस्से के लिए बोली लगाते हैं और उन्हें शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। इससे क्या फायदा होता है? इससे इशू को एक तरह की एंकरिंग यानी मजबूती मिलती है। जब बड़े निवेशक पैसा लगा देते हैं तो आम निवेशकों का भरोसा बढ़ता है कि इशू अच्छा है। क्या वो तुरंत बेच सकते हैं अपने शेयर? नहीं, उन पर लॉक इन होता है। आधे शेयरों पर 30 दिन का और बाकी आधे पर 90 दिन का लॉक इन होता है। वो तुरंत बेचकर नहीं निकल सकते। अच्छा, अब ये अंडरराइटिंग का क्या मतलब है? सॉफ्ट और हार्ड अंडरराइटिंग में क्या फर्क है? अंडरराइटिंग, जैसा मैंने पहले बताया, इशू के लिए एक तरह का बीमा है। अंडरराइटर, जो अक्सर लीड मैनेजर या सिंडिकेट मेंबर होते हैं, ये गारंटी देते हैं कि अगर इशू पूरी तरह सब्सक्राइब नहीं होता है तो वो निश्चित संख्या में शेयर खुद खरीद लेंगे, ताकि इशू फेल न हो। हाँ, ताकि कंपनी को न्यूनतम सब्सक्रिप्शन मिल जाए और इशू सफल हो जाए। आईपीओ में आमतौर पर 100% अंडरराइटिंग जरूरी होती है, कुछ अपवादों को छोड़कर। और सॉफ्ट बनाम हार्ड? हार्ड अंडरराइटिंग में अंडरराइटर शुरू में ही पक्का वादा कर लेता है
कि वो इतने शेयर खरीदेगा ही खरीदेगा, चाहे इशू सब्सक्राइब हो या ना हो। इसमें उसका रिस्क ज़्यादा होता है। सॉफ्ट अंडरराइटिंग में उसकी जिम्मेदारी तभी बनती है जब इशू में सब्सक्रिप्शन कम रह जाता है, मतलब जितनी कमी होगी उतना वो खरीदेगा। इसमें रिस्क कम होता है। स्कोर्स का मतलब है सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम। ये सेबी का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन। अगर किसी निवेशक को किसी भी लिस्टेड कंपनी या किसी भी सेबी रजिस्टर्ड मध्यस्थ जैसे स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, आरटीए या मर्चेंट बैंकर के खिलाफ कोई शिकायत है तो वो स्कोर्स पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो मर्चेंट बैंकर को भी इस पर जवाब देना होता है? बिल्कुल। सभी रजिस्टर्ड मध्यस्थों को स्कोर्स पर लॉगिन करके अपने खिलाफ आई शिकायतों को देखना होता है, उनका निपटारा करना होता है और सेबी को एक एक्शन टेकन रिपोर्ट एटीआर जमा करनी होती है। ये निवेशक शिकायत निवारण का एक सेंट्रलाइज्ड और कारगर तरीका है। वाह! तो ये थी भारतीय पूंजी बाजार और मर्चेंट बैंकिंग की दुनिया की काफी विस्तृत झलक। साफ है कि ये एक बहुत ही नियमों और प्रक्रियाओं से बंधी हुई इंडस्ट्री है। हाँ, बिल्कुल। और इसका मकसद यही लगता है कि निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे और बाजार में सबका भरोसा बना रहे। आपने बिल्कुल सही समझा। मर्चेंट बैंकर इस पूरे इकोसिस्टम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक अहम कड़ी है। वो कंपनियों को विकास के लिए पूंजी जुटाने में मदद करते हैं। हाँ। वो निवेशकों को निवेश के नए अवसर प्रदान करते हैं और सबसे जरूरी वो ये सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ नियमों के दायरे में हो। ईमानदारी, पारदर्शिता, ड्यू डिलिजेंस ये उनके काम की बुनियाद है। श्रोताओं के लिए एक बात सोचने वाली छोड़ जाते हैं। हमने देखा कैसे टेक्नोलॉजी जैसे यूपीआई ने आईपीओ में पैसा लगाने की एएसबीबी प्रक्रिया को कितना आसान बना दिया है ना? हाँ, बिल्कुल, बहुत फर्क आया है। तो जिस तेजी से टेक्नोलॉजी और बाजार की डायनामिक्स बदल रही हैं, आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में मर्चेंट बैंकिंग का रोल और कैपिटल मार्केट का चेहरा और कैसे बदलेगा? क्या हमारे नियम कानून, हमारे रेगुलेशंस इस तेज रफ्तार बदलाव के साथ कदम मिला पाएंगे? ये वाकई एक बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।